कल्पना करो दोस्तों, एक दिन अचानक दुनिया के 20% तेल की सप्लाई रुक जाए, पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे, फ्लाइट के टिकट महंगे हो जाएं, दुनिया की इकोनॉमिक्स हिल जाए और इसकी सिर्फ एक ही वजह हो, मिडल ईस्ट में शुरू हुआ एक वॉर। आज जो संघर्ष ईरान और इजराइल के बीच हो रहा है वह सिर्फ एक वॉर नहीं है, यह एक ऐसा संघर्ष है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स, राजनीति और सुरक्षा पर पड़ सकता है। 2026 में हालात तब बिगड़ गए जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। सिर्फ 12 घंटों में लगभग 900 एयर स्ट्राइक की गई। इन हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य ठिकाने नष्ट भी हो गए। देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमेनी भी मारे गए। ईरान ने जवाब में सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन हमले किए और यहीं से शुरू हुआ एक वॉर जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। ईरान और अमेरिका के बीच की दुश्मनी आज की नहीं है, यह 1979 में एक क्रांति से हुई थी। उस वक्त ईरान में एक राजा हुआ करता था, शाह ऑफ ईरान, और शाह अमेरिका का करीबी सहयोगी था। लेकिन साल 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई और सत्ता में आए अयातुल्ला खोमेनी। नई सरकार का रुख अमेरिका और पश्चिम के खिलाफ था और इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब होते चले गए। 1980 के दशक में ईरान इराक का युद्ध हुआ और 2000 के दशक के बाद एक नया मुद्दा सामने आया, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। चीनी देशों को डर था कि ईरान परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा है। 2015 में एक समझौता हुआ जिसे कहा गया JCPOA न्यूक्लियर डील। इस समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित करेगा और बदले में लगे उस पर आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे। लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया। 2025-26 में हालात और ज्यादा बिगड़ गए और ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध थे। देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। उसी दौरान इजराइल और अमेरिका को शक हुआ कि ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम बनाने की कोशिश कर रहा है। फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बड़ा सैन्य कार्यक्रम शुरू किया। इस ऑपरेशन में मिसाइल बेस, एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य अड्डे और सरकारी इमारतें निशाने बनाए गए। इन हमलों के बाद ईरान ने भी जवाब दिया। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इस युद्ध का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहीं से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, पर ईरान ने धमकी दी कि यह रास्ता बंद कर दिया जाएगा और कई जहाजों को रोक दिया। तेल की कीमतें बढ़ने लगी और दुनिया भर में आर्थिक संकट का डर पैदा हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार इस युद्ध के कारण 30 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। यानी एक युद्ध जो सैनिक हमलों से शुरू हुई वह एक बड़ा संकट बन चुका था। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि इस युद्ध ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। नमस्कार दोस्तों, अगर हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझना चाहते हैं तो हमें एक बात समझनी होगी कि यह युद्ध अचानक शुरू नहीं हुआ। यह युद्ध दशकों से शुरू हो रहा था। मिडिल ईस्ट में दो देश ऐसे हैं जो एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं, ईरान और इजराइल। इन दोनों के बीच दुश्मनी इतनी गहरी है कि लोग इसे शैडो वॉर कहते हैं। शैडो वॉर में होता क्या है कि सीधा युद्ध नहीं होता, बल्कि सीक्रेट ऑपरेशन, साइबर हमले, मिसाइल हमले और प्रॉक्सी वॉर होते हैं। लेकिन 2024 के बाद हालात तेजी से बदलने लगी। 2024 में एक घटना ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर ड्रोन मिसाइल अटैक शुरू कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ था, जिसमें ईरान के 2 जनरल मारे गए थे। ईरान ने कहा यह बदला है और यही वह पल था जब दुनिया को एहसास हुआ कि यह सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं है, अब सीधे दोनों देश टकराने लगे। 2025 में हालात और ज्यादा खराब हो गए। इजराइल ने एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। करीब 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला किया। इन टारगेट्स में शामिल थे न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री बेस। ईरान के सभी जगहों पर हमला किया और जवाब में क्या हुआ, ब्लास्टिक मिसाइल, ड्रोन्स ईरान ने सीधे इजराइल की तरफ भेजे। यानी मिडिल ईस्ट की 2 बड़ी ताकतें सीधे युद्ध में पहुंच गई। पर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, यह युद्ध आखिर हो क्यों रहा है? इसका कारण है न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल का डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो मिडिल ईस्ट की पावर बैलेंस बदल जाएगी। 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी जिसे JCPOA कहा जाता था। इस डील में ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित करेगा, बदले में सेक्शंस हटेंगे का। लेकिन 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया और ईरान फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। और इसका दूसरा वजह है मिडिल ईस्ट की पावर स्ट्रगल। ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और इसके लिए वह कई ग्रुप्स को सपोर्ट भी करता है, हिजबुल्लाह, हमास, हौथीस, और इन्हें अक्सर एक्सिस ऑफ रेजिडेंस कहा जाता है। इजराइल का आरोप है कि ये ग्रुप्स इनडायरेक्टली ईरान के कंट्रोल में हैं और इसलिए इजराइल बार बार इन ग्रुप्स पर हमला करता है।
और इसका तीसरा कारण है आइडियोलॉजी और रिलीजन। यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि इसमें आइडियोलॉजी भी शामिल है। 1979 में इरानियन इवोल्यूशन के बाद ईरान ने इसराइल को जियोनिस्ट एनेमी कहा, तभी से दोनों देश का विश्वास लगभग खत्म हो गया। 2026 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोसिव में बदल दिया। यूनाइटेड स्टेट और इसराइल ने ईरान के कुछ जगहों पर हमला किया। इन हमलों में टॉप मिलिट्री लीडर्स मारे गए, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। इसके बाद ईरान ने क्या किया? ईरान ने भी बहुत बड़ा कदम उठाया। भारत सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में से एक है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से खरीदता है और इनमें से बड़ी मात्रा मिडल ईस्ट से आती है। अगर मिडल ईस्ट में वॉर होता है तो सबसे पहले तेल की कीमतें बढ़ जाती है और इसका कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो जहाजों को खतरा बढ़ जाता है। कई कंपनियां तेल भेजने से डरने लगती हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बंद हो जाती है और तेल की कीमतें लगातार बढ़ने लगती है। अगर तेल की कीमत भारत में बढ़ती है तो पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर ये सब महंगे हो जाते हैं और जब ट्रांसपोर्ट महंगा हो तो सब्जियां, खाने की चीजें ये सभी महंगे हो जाते हैं। भारत का बहुत बड़ा बिजनेस मिडल ईस्ट से जुड़ा हुआ है। भारत कई देशों के साथ बिजनेस करता है जैसे यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, ओमान। इन देशों तक पहुंचने के लिए जहाजों को मिडल ईस्ट से गुजरना पड़ता है। तो अगर उस क्षेत्र में युद्ध होता है तो जहाजों की आवाजाही कम हो जाती है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर शिपिंग कॉस्ट महंगी हो जाती है तो आने वाला क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी महंगे हो जाते हैं। मिडिल ईस्ट में लाखों लोग काम करते हैं, खासकर यूएई, सऊदी अरबिया, कतर जैसे देशों में। इन देशों में लगभग 80 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का बड़ा प्रभाव ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ता है। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट गिर जाते हैं, ग्लोबल ट्रेड धीमा हो जाता है, क्योंकि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी का असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। इस युद्ध की खास बात यह है कि यह ट्रेडिशनल वॉर नहीं है, यह मॉडर्न हाइब्रिड वॉर है जिसमें ड्रोन्स अटैक, एआई प्रोपोगेंडा शामिल हैं। हाल ही में सामने आया कि सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस, एआई प्रोपोगेंडा का इस्तेमाल करके झूठ फैलाया जा रहा है। यानी युद्ध अब बैटलफील्ड में नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी लड़ा जा रहा है। क्या यह विश्व युद्ध बन सकता है? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में कई बड़ी शक्तियां इनडायरेक्टली शामिल है। इसराइल के साथ यूनाइटेड स्टेट, ईरान के साथ इन्फ्लुएंस रखने वाले रसिया, चाइना। अगर ये देश सीधे युद्ध में कूद जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन फिलहाल ज्यादातर देश यही चाहते हैं कि यह युद्ध मिडल ईस्ट तक ही सीमित रहे। इतिहास हमें सिखाता है कि युद्ध में जीतने वाला कोई नहीं होता, नुकसान होता है तो आम लोगों का होता है। सिविलियंस, फैमिली, बच्चे, घर तबाह हो जाते हैं, इकोनॉमी टूट जाती है, लाखों लोग मारे जाते हैं। ईरान इजराइल वॉर भारत के लिए फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। 3 बड़े खतरे थे। दुनिया का 20% तेल मिडिल ईस्ट से आता है। 1 करोड़ भारतीय लगभग विदेशों में रहते हैं। युद्ध बढ़ता तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। व्यापार और शिपिंग भी प्रभावित होती, समुद्री रास्ते बंद होते, इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ठप हो जाता। नरेंद्र मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की, इजराइल से भी संपर्क रखा। नरेंद्र मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात करके वॉर रोकने की कोशिश की, शिपिंग लेन्स खुला रखने पर जोर दिया, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की निंदा की। ऑयल और शिपिंग का बचना सबसे जरूरी काम था और यही जरूरी था, क्योंकि शिपिंग रुकती तो पेट्रोल महंगा होता, इकोनॉमी क्रैश हो जाता। जब दुनिया लड़ रही थी तो भारत चैन से होली सेलिब्रेट कर रहा था। इसके पीछे 4 मुख्य कारण थे। पहला, भारत युद्ध में नहीं था, यह जियोग्राफिकली दूर था। दूसरा, सरकार ने सप्लाई चेन संभाली, तेल, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड जारी रखा। तीसरा, डिप्लोमेसी काम कर रही थी, वॉर इंडिया तक एस्केलेट नहीं हुआ। चौथा, पैनिक कंट्रोल किया गया, मीडिया नैरेटिव स्टेबल रहा। हालांकि इंडिया थोड़ा सा इजराइल की तरफ झुका, पर इसके पीछे 3 कारण थे। पहला, इंडिया इजराइल का डिफेंस पार्टनरशिप है। इजराइल इंडिया के टॉप डिफेंस सप्लायर्स में से एक है। इंडिया ने इजराइल से ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम, सर्वाइलेंस टेक्नोलॉजी खरीदी है। एग्जाम्पल के लिए बैरक 8 मिसाइल सिस्टम इंडिया इजराइल की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। इंडिया को पाकिस्तान और चाइना जैसे थ्रेट एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। दूसरा, इसका बड़ा रीजन है ग्लोबल अलाइनमेंट, खासकर यूएसए के साथ। इजराइल यूएसए का बड़ा एली है और इंडिया यूएसए के साथ पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। इंडिया इजराइल के खिलाफ जाता तो वह इनडायरेक्टली यूएसए के खिलाफ जाता। तीसरा, इसका बड़ा रीजन है टेक्नोलॉजी पावर हाउस। इजराइल की स्ट्रेंथ है साइबर सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट, एआई डिफेंस टेक। पर इससे इंडिया को क्या फायदा है? स्मार्ट फार्मिंग सीख रहा है, इनोवेशन में कोलैबोरेशन कर रहा है। जब भी हम वॉर शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है मिसाइलें, टैंक,
फाइटर जेट, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, युद्ध घरों के अंदर, स्कूलों के बीच, अस्पतालों के बाहर होता है, जहां आम लोग कीमत चुकाते हैं। ईरान इजराइल वॉर में भी ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? ना तो बड़े नेताओं का हो रहा है, ना ही बड़े देशों का। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे, परिवार जो घर छोड़ने पर मजबूर हैं, और वो लोग जिसका इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है। आज का युद्ध सिर्फ जमीन पर लड़ा नहीं जा रहा, आज का युद्ध इंटरनेट पर भी लड़ा जा रहा है। अगर आपने भी वायरल वीडियो, शॉकिंग क्लिप्स, ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर आधी सच्चाई देखी है, तो इनमें से बहुत कुछ फेक या मैनिपुलेट होता है। लेकिन इस युद्ध को हम ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि एक देश बनाम दूसरा देश नहीं है, ये संसाधन, सत्ता और इन्फ्लुएंस की लड़ाई है। तेल जिस पर दुनिया की इकोनॉमी टिकी है, उस पर कंट्रोल पाने के लिए देश किस हद तक जा सकते हैं। एक छोटा बच्चा जो हर रात धमाकों की आवाज के साथ सोता है, एक माँ जो हर वक्त डर के साथ जीती है कि उसका बेटा वापस आएगा या नहीं, एक ऐसा परिवार जो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। क्या यही विकास है? हम नक्शे पर अक्सर नीली और लाल लाइनें देखते हैं, पर उसके पीछे करोड़ों जिंदगियां होती है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।